नमस्कार, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी कहानी छतरी बदल गई। सुनिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के स्टोरी के स्टोर हाउस में। रघु, ओ रघु, सुन तो, फिर यह छतरी भूल गया, कहती हुई कांति बड़े फाटक को खोलती अपने भाई रघु को पुकारने लगी। अभी अभी सेवानिवृत्त हो आए भाई को छतरी थमाती कांति बोली, देर मत करना, अंधेरा होने से पहले ही चले आना। कांति रघु की छोटी बहन थी और बेंगलोर में पति और वयस्क हो आए बेटों के साथ रहा करती थी। रघु बाबू ने छतरी ली और फाटक से बाहर निकल आए। फिर आसमान की तरफ देखा, बारिश के कोई चिन्ह नहीं थे, पर बेंगलोर में तो कभी भी बारिश हो जाती है। अभी उन्हें यहाँ आए 4 ही तो महीने हुए थे। पत्नी के देहावसान के बाद बहन ने उन्हें लखनऊ में अकेले नहीं रहने दिया था और वहां का मकान किराए पर लगवाकर वह भाई को अपने साथ लेवा लाई थी। घर पर अकेले पड़े पड़े उनका जी नहीं लगता था, सो वह रोज इसी समय टहलने निकल जाया करते थे। आसपास के रास्तों की उन्हें जानकारी हो गई थी, फिर मोबाइल भी तो जेब में था। लेकिन कांति बराबर उनकी चिंता में ही मग्न रहती। 1-2 संस्थाओं से भी उन्होंने संपर्क किया था कि कोई तलाकशुदा या विधवा महिला मिल जाए जो भाई का घर संसार पुनः बसा सके, पर उनकी यह आस अभी तक पूरी न हो सकी थी। रघु बाबू रोजाना की तरह पार्क में आकर बेंच पर सुस्ताने लगे। तभी उनका ध्यान वहां रखी एक नवीन छतरी पर गया। लावारिस छतरी को देख रघु बाबू सोच में पड़ गए। क्या करूं? उन्होंने आसपास देखा। वो पार्क में टहलते रहे पर कोई भी उस बेंच पर नहीं आया। जाने लगी तो फिर छतरी का आकर्षण उन्हें खींचने लगा। अगर ये छतरी घर ले गया तो कांति 10 सवाल करेगी। एक काम करता हूँ, अपनी यहाँ रख देता हूँ और इसे ले जाता हूँ। पुरानी समझकर कोई चोर चक्का तो नहीं ले जाएगा इसे, पर नई को तो कोई भी ले जाएगा। कांति से जाकर कह दूंगा कि छतरी किसी और की छतरी से पार्क में बदल गई। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। कल इस छतरी को लेकर आऊंगा तो कोई ना कोई जरूर इसे खोजने आएगा, तो उसे लौटा दूंगा। और रघु बाबू ने किया भी वही। अगले दिन वो समय से पहले उस नवीन छतरी को लेकर पार्क में आए और बेंच पर सुस्ताने लगे। आशा के विपरीत अपनी छतरी को वहां न पाकर उन्हें आश्चर्य हुआ। तभी एक महिला आती हुई दिखाई दी। उम्र 50 से ऊपर ही रही होगी। उसके हाथ में अपनी पुरानी छतरी देखकर रघु बाबू ने राहत की सांस ली। चलो, असली मालकिन मिल गई इस छतरी की। महिला पास आई तो रघु बाबू चौंके। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। मालती, तुम यहाँ बेंगलोर में कैसे? अनायास ही उनके मुंह से निकला। आप रघुवेंद्र हैं ना, लखनऊ वाले? मालती भी उत्साहित होकर बोल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों की बातचीत से इतना स्पष्ट हो गया कि मालती और रघुवेंद्र लखनऊ के नगर निगम के एक ही विभाग में कार्यरत थे और अब 12-13 वर्षों बाद उनकी अचानक यूं भेंट हुई थी। मालती ने पति के दबाव में वहां से ट्रांसफर ले लिया था और दिल्ली अपने ससुराल चली गई थी, पर आज वह इस तरह बेंगलोर में। रघु बाबू न जाने कितने ही सवाल करते, पर मालती तो उनके जीवन की कथा सुनने को व्यग्र थी। निसंतान रघु बाबू के जीवन की करुण कथा सुनकर उसे भी गहरी पीड़ा हुई। वो सामने वाली इमारत के निचले फ्लोर पर रहती हूँ, बस एक कमरा और किचन, आजकल तो इतना ही बहुत है, उसने कहा और फिर मिलने का कहकर धीमी चाल से एक कदम बढ़ाती चल दी। इस मुलाकात में रघु और मालती दोनों छतरी बदलना भूल गए थे। दूसरे दिन रघु बाबू वापस मालती की छतरी के साथ बेंच पर आ बैठे और उसका इंतजार करने लगे। उनकी आशा पूर्ण हुई और मालती उसी समय पार्क में आई। मैं ये छतरी देना कल भूल गया था। उन्होंने छतरी बढ़ाई, पर मालती ने लेने से साफ इनकार कर दिया।
नहीं, मैं तो आपकी वाली छतरी रखूंगी, आपकी और मेरी मुलाकात की निशानी के तौर पर। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। अब वे रोज उसी बेंच पर बैठे सुख दुख की बातें किया करते। दोनों के जीवन में खुशी के रंग बिखर गए थे। मालती हमेशा स्वयं के बारे में बात करने से कतराती एवं अन्य विषयों पर बात किया करती। तुम तो दिल्ली में थी ना, फिर यहाँ कैसे? पति का तबादला हो गया क्या? रघु बाबू ने आखिर पूछ ही लिया। नहीं, मैंने पत्नी पद से स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। मालती एक फीकी सी हंसी हंसकर बोली। लेकिन बात क्या हुई? रघु बाबू परेशान हो गए। यूं ही बनी नहीं। मालती ने फिर सवाल को हवा में उछाल दिया। अब आप जान ही गए हैं तो घर बुलाने में संकोच कैसा? चलिए, मेरे हाथ की चाय पीकर जाइएगा। वह रघु के साथ अपने उस एक कमरे के किराए के मकान में आई। फिर यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी तो है ना तुम्हारे पास? उन्होंने चाय पीते हुए पूछा। यद्यपि उसके रहन सहन से वह भाप गए थे कि नौकरी शायद चली गई है। वह मुझे छोड़ गई। यहाँ एक संस्था है, वहीं काम करती हूँ। गुजारा चल जाता है, ये किराया भी वही लोग देते हैं, उसने बताया। रघु बाबू ने फिर और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जब भी वह आते तो खाली हाथ नहीं आते। कभी नमकीन, कभी बिस्कुट, कभी मिठाई, कभी फल, कुछ न कुछ जरूर ले ही आती। मालती उन्हें रोकती, पर वह कहाँ मानने वाले थे। पता नहीं भरपेट खाती भी हो या नहीं, इतना बड़ा शहर है, अकेली औरत जात। वह परवाह करते तो मालती फीकी सी हंसी हंसती। कांति को भी एक दिन वह लिवा लाए। संबंध घनिष्ठ होने लगे तो मालती भी सबसे मिलने उनके यहाँ आई। रघु बाबू के परिवार में राय बनी कि मालती ही उनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, और फिर उसे क्या आपत्ति हो सकती है। रघु बाबू की पेंशन और उनकी जमा पूंजी इतनी थी कि दोनों ठाठ से रह सकते थे, और मालती को भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रघु बाबू मन में नवीन स्वप्न संजोने लगे थे। लखनऊ वाला घर फिर से आबाद हो जाएगा। मालती को लेकर वह अपने परिजनों के बीच वापस लौट जाएंगे और गाड़ी एक बार फिर पटरी पर चल निकलेगी। पर मालती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना बड़ा कठिन काम था। वैसे ही वह अपने अतीत की बात को हमेशा टाल जाया करती थी। आखिर कांति ने ही उसके सामने विवाह की बात रखी, पर सबकी आशा के विपरीत मालती ने टकासा जवाब दे दिया। नहीं, विवाह अब नहीं करूंगी। अब क्या करना है विवाह करके, 50 की तो हो गई हूँ। कांति के जोर देने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं, अब इच्छा नहीं है। रघु बाबू के हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। मालती का सामना करने की हिम्मत टूट गई। उन्होंने पार्क में ही जाना बंद कर दिया। इधर मालती उनका सामना न कर पाने का सोच संध्या समय अपने ही कमरे में पड़ी रहती। कहीं पार्क में वो मिल गए तो क्या कहेगी। ऐसे हृदय की उथल पुथल में पूरा सप्ताह निकल गया। रघु बाबू के हृदय की यंत्रणा बढ़ती ही जा रही थी। अगर यहाँ रहे तो मालती की याद उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर कांति उन्हें लखनऊ कैसे जाने दे। कोई भी तो नहीं था वहां पर उनकी देखभाल करने वाला। आज रघु बाबू मन बनाकर मालती के घर पहुंचे। उनके हाथ में मालती की नवीन छतरी थी। आज वो उसे लौटाकर छतरी की इस अदल बदल की याद को ही समाप्त कर देंगे और लखनऊ वापस लौट जाएंगे। मालती की आंखों में उन्हें देखकर आश्चर्य भर आया था। मैं लखनऊ जा रहा हूँ वापस, सोचा कि तुम्हारी छतरी लौटा दूँ। वह बोले। क्या? पर क्यों? मालती का जी धक से रह गया। इतने दिनों के साथ ने उसे बड़ा सहारा दिया था। मेरी पुरानी छतरी लौटा दो मालती, वही मेरा साथ देगी। उनके स्वर में व्यंग्य का पुट था। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी याद तुम्हारे पास रहे जिससे तुम्हें कोई भी कष्ट हो। लेकिन मित्रता की निशानी के तौर पर तो रख सकती हूँ ना? मालती ने भरे गले से कहा। जब मुझे ही फिरा दिया तो मेरी छतरी रखकर क्या करोगी?
रघु बाबू के जी में आया कि कह दें, पर नहीं कह पाए। आप यही सोच रहे हैं ना कि जब आपका ही रिश्ता फिरा दिया तो छतरी का ये नाटक क्यों? कैसे मन की बात जान ली थी मालती ने उनकी? कम से कम मेरे मन की शांति के लिए इतना बता दो कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बुराई लगी तुम्हें जो मुझे अस्वीकृत कर दिया। वह कातर स्वर में बोली। उनका प्रश्न मालती के हृदय को बींध गया। आपको क्या क्या बताऊं? दिल्ली गई थी यह सोचकर कि पति से 10 साल अलग रहने के बाद जीवन का सारा सूनापन धुल जाएगा और हम एक छत के नीचे इकट्ठा रहेंगे। नौकरी की विवशता ने हमारे दिलों को कभी एक नहीं होने दिया। बस वही दिल जोड़ने गई थी दिल्ली, पर बस से उतरते समय ऐसा भयानक हादसा हुआ कि कहते कहते वह खांसने लगी। पानी पी लो, रघु बाबू परवाह करते हुए से बोले। फिर मालती पानी पीकर संयत हुई तो उन्होंने पूछा। वो बता नहीं पाऊंगी, अलबत्ता दिखा जरूर सकती हूँ। देख सकेंगे भाग्य का वो दर्दनाक मंजर? उसने पूछा। हाँ मालती, यही देखने आया हूँ आज, वह कांपते स्वर में बोले। मालती सीधी हुई और पलंग पर जा बैठी। अपने दोनों पांव उसने पलंग पर धर लिए। रघु बाबू उसे जैसे कोई करतब करता सा दिख रहे थे। पैरों की बनावट कुछ अजीब थी। अगले पलों में जो कुछ हुआ उसने रघु बाबू का दिल दहला कर रख दिया। कटे पांवों के साथ मालती की देह थरथरा रही थी और दोनों नकली पांव पलंग पर अलग पड़े थे जैसे कोई खिलौना हो। मालती सिसकियां लेती अपने दुर्भाग्य की कथा कह रही थी। सड़क हादसे में कैसे उसने अपने दोनों पैर खो दिए और फिर पति और ससुराल वालों के रहमो करम पर 2 साल जैसे तैसे जीती रही। पर फिर पति ने दूसरा विवाह उसकी उपस्थिति में ही रचा डाला। किसी तरह बेंगलोर की एक विकलांग संस्था का पता चला तो उसके भाई उसे भर्ती करा गए ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। यही 3 साल के अंदर अंदर उसे नकली पैर लगवा दिए गए और वहीं वह अब काम किया करती है। बस तभी से अपने पैरों पर न सही इन नकली पैरों पर खड़े होने का निश्चय कर लिया और अपना भार स्वयं ही उठाने लगी। अब किसी और पर भार बनना मुझे स्वीकार नहीं, मालती ने कहा। वह अपने नकली पैरों को उठाकर वापस लगाने लगी। रघु बाबू उसके पास आए। नहीं मालती, अब ये काम तुम्हें नहीं करना होगा, कहते हुए उन्होंने उसके नकली पैर उठाकर लगाना आरंभ किया। कहानी समाप्त। यदि आपको मेरे द्वारा यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक जरूर पहुंचाएं, जिससे आगे भी कहानियां लिखने का जज्बा मेरे अंदर बना रहे। धन्यवाद।